Hello and welcome my YouTube channel, all the forensic aspirants. Today I have another topic of forensic science, which is history of forensic science. So let's get started with the history of forensic science. In this video, history of forensic science एक क्योंकि हिस्ट्री है तो वो बहुत बोरिंग होगा, बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने इसमें शॉर्ट लिस्टेड करके और हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है, जिससे आप सिर्फ उसके ईयर को लर्न करते हुए बहुत ही सिंपल वे में हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. मैंने इसमें एंशिएंट टाइम से लगा के आज इस टाइम 20th सेंचुरी में मॉडर्न हिस्ट्री और क्या क्या चेंजेस हमारे फॉरेंसिक साइंस में आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी इंक्लूड की है. सो मैंने एंशिएंट टाइम से लगा के आज इस मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चेंजेस हमारी फॉरेंसिक साइंस में आए हैं उसकी हिस्ट्री पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है. सो वन बाय वन हम देखेंगे. सो अवर फर्स्ट इज एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री हमारे फॉरेंसिक साइंस की क्या है. सो चाइना में सिर्फ 6th सेंचुरी एडी से हमारे फॉरेंसिक साइंस का फर्स्ट यूज हुआ था, जहाँ पर चाइनीज़ के लोगों ने एक टेक्स्ट बुक थी जिसका नाम था जियान जी लियू द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स में जो एक मर्डर का वेपन था ना, उस वेपन पे उन्होंने एक्टिविटी देखी थी, क्योंकि इस पर मर्डर के वेपन में हमारे ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे. उस ब्लड स्टेन पर उन्होंने इंसेक्ट्स की एक्टिविटी देखी थी. सो तब से फॉरेंसिक साइंस का यूज हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम दी चाइना. देन आवर सेकेंड वन इज रोम एंड इजिप्ट. ओके, सो रोम एंड इजिप्ट के लोगों ने ऑटोप्सीज को लाइक फॉरेंसिक पोस्टमार्टम को हमारे मेडिकल नॉलेज में इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि इन्वेस्टिगेट कर सके वो डेथ को. ऑटोप्सिस परफॉर्म की थी जिससे कॉज ऑफ डेथ पता लगा सके, उसको लीगल ऑथोरिटीज में एड ऑन किया था. Then we have a Middle Ages in Europe. In Europe 30th century में the first recorded of autopsies were performed to determine the cause of death. And then we have a fingerprint mention as early 14th century. in Persia में fingerprint का यूज किया था उन्होंने डॉक्यूमेंट पर फॉर आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन की आइडेंटिटी के लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट एविडेंस का यूज किया था. देन वी हैव अ 7th to 18th सेंचुरी में हमारा एनाटॉमी और पैथोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ था, उसको ऑटोप्सीज में लाए थे फॉर साइंटिफिक बेसिस. देन वी हैव अ 1670 सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का यूज किया था टू इन्वेस्टिगेट द ट्रेस एविडेंस एग्जामिनेशन. एज यू ऑल नो दैट माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस जहाँ पर हम वेरी टाइनी चीज़ों को, वेरी टाइनी एविडेंस को एग्जामिन कर सकते हैं विथ विच वी कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. सो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम हमारे ट्रेस एविडेंस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं. यस, फॉरेंसिक में माइक्रोस्कोप का यूज हुआ था फॉर ट्रेस एविडेंस एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत माइन्यूट सा अगर कोई एविडेंस है, लाइक हेयर हो गया, सो उसके लिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. उस माइक्रोस्कोप एविडेंस के साइज पर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी एविडेंस का कुछ है तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे. लाइक बल्कि आइटम्स के लिए हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. ऐसे ही माइक्रोस्कोप का यूज हुआ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन अ ट्रेस एविडेंस एग्जामिनेशन. ओके, आफ्टर दैट 1775 में फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इन कॉर्पस. ओके, कॉर्पसेस मीन्स अवर डेथ बॉडी में फर्स्टली पॉइजन डिटेक्शन किया था किसने? स्वेडिश केमिस्ट कार्ल
विल्हेम सिल्स ने क्या किया था, उन्होंने आर्सेनिक पॉइजन को डिटेक्ट किया था। आर्सेनिक पॉइजन एक टाइप का पॉइजन होता है जो कि कैटेगराइज है हमारे मेटेलिक पॉइजन में, जो कि हम हमारे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या आर्सेनिक पॉइजन होता है, इसका क्या लीथल डोज होता है, लीथल पीरियड्स होते हैं। सो आर्सेनिक पॉइजन एक मेटेलिक पॉइजन होता है। सो इन्होंने फर्स्ट डिटेक्ट किया था पॉइजन को इन कॉर्पसेस। कॉर्पसेस मीन्स डेथ बॉडी में पॉइजन को उन्होंने डिटेक्ट किया था। कौन सा पॉइजन है? आर्सेनिक पॉइजन है। किसने किया था? स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विल्हेम स्लील्स ने। ओके, then comes from a 90th century in 90th century birth of modern forensics। modern forensic का यहाँ जन्म हुआ था 1814 में। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये आती है 1814 में। हमारे मैथ्यू ऑर्फिला हु इज द फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, उन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, उन्होंने ये सारी चीज़ डिस्कवर की थी, वी कैन से एड ऑन की थी इन द टॉक्सिकोलॉजी। इसीलिए हम टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन की स्टडी करते हैं। और हम अगर पॉइजन की स्टडी कर रहे हैं ना, सो उसकी पॉइजन की स्टडी से हम कॉज ऑफ डेथ पता लगा सकते हैं। ओके, देन इन 1836 में जेम्स मार्स ने डेवलप की थी एक टेक्निक। उस टेक्निक का नाम है मार्स टेस्ट। उस टेस्ट का नाम है मार्स टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक इन क्रिमिनल केसेस। स्टूडेंट, देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ पॉइजन लाइक प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन, मेटेलिक पॉइजन। सो मेटेलिक पॉइजन में एक हमारा बहुत ही फेमस पॉइजन है विच इज़ आर्सेनिक पॉइजन। आर्सेनिक पॉइजन को डिटेक्ट करने के लिए मार्स टेस्ट का इन्होंने यूज़ किया था और डेवलप किया था। ऐसे हर जो भी पॉइजन है ना, अलग अलग मेटेलिक पॉइजन्स है ना, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइजन, जिसे हम पता लगा सके कि ये किस टाइप का पॉइजन है, किस उस पॉइजन के नेचर से हम हमारे विक्टिम को और हमारे सस्पेक्ट को लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं? अगर आर्सेनिक पॉइजन लाइक बहुत सारी चीज़ों में आर्सेनिक होता है, तो उससे हम लिंक कर सकते हैं हमारे सस्पेक्ट को और हमारे विक्टिम को। किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्क को हम उससे लिंक कर सकते हैं। सो हमें मेटेलिक पॉइजन का पता लगाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हमारे पास में होते हैं, जो 1836 में जेम्स मार्स ने डेवलप किए थे। ओके, देन 1880 सेंचुरी में अल्फोंस बर्टिलॉन इंट्रोड्यूस एंथ्रोपोमेट्री। इन एंथ्रोपोलॉजी वी हैव अ एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मीन्स बॉडी मेजरमेंट्स लाइक स्कल। इफ वी हैव अ स्केलेटन ना, जहाँ हमें किसी क्राइम सीन पर हमें स्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है, हमें बोन्स रिकवर होती है, हमें स्केलेटन्स रिकवर होते हैं। सो उस बोन्स के बॉडी का मेजरमेंट और उस बोन्स का मेजरमेंट, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, अगर हमारे पास स्कल हमें वहाँ से मिला है तो उस स्कल का जो मेजरमेंट है हम वो लेते हैं, जिससे हमें एज एंड सेक्स एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं ऑफ एनी इंडिविजुअल। सो अल्फोंसो बर्टिलॉन ने टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था 1880 में, विच इज फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोमेट्री मीन्स बॉडी मेजरमेंट फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन लाइक एज एंड सेक्स एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ बॉडी मेजरमेंट। ओके, देन वी हैव 1892 में सर फ्रांसिस गैल्टन विच इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ फिंगरप्रिंट। इन्होंने यूनिकनेस बताई थी हमारे फिंगरप्रिंट एविडेंस की ऑन द बेसिस ऑफ रिच कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज ऑल्सो नॉन एज माइन्यूशिया कैरेक्टरिस्टिक। हम फिंगरप्रिंट की यूनिकनेस को कैसे पता लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिच कैरेक्टरिस्टिक्स और माइन्यूशिया कैरेक्टरिस्टिक्स।
These are the individual characteristics. We have also a class characteristics which is the patterns of fingerprint. But सर फ्रांसिस गैल्टोन ने यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट हमें बताया था इन 1892. देन युआन ब्यूसेचिस ने अप्लाइड किए थे फिंगरप्रिंट को टू सॉल्व अ क्राइम. देन इन comes from the 20th century. In the 20th century 1901, ये भी एक याद करने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम में और आपकी सेमेस्टर MCQs में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर बहुत ही फेमस एक हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था. ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को फॉर रिवॉल्यूशनाइजिंग फॉरेंसिक सीरोलॉजी. The blood grouping is comes under the forensic serology. So ABO blood group को सिस्टम को कार्ल लैंडस्टेनर ने हमारे फॉरेंसिक में डिस्कवर किया था इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक सीरोलॉजी. हम क्यों एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का यूज़ करते हैं हमारे फॉरेंसिक साइंस में? बिकॉज ऑफ हमें अगर कहीं से ब्लड मिला है तो सबसे पहले हम स्पीसीज ऑफ ओरिजिन टेस्ट करते हैं कि वो किस स्पीसीज से पर्टिकुलर आया है, और अगर वो वेदर इट इज़ कम्स फ्रॉम अ ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन. आफ्टर दैट हम उसकी ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं. ब्लड ग्रुपिंग इज कम्स अंडर द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, और इंडिविजुअल वन इज अवर DNA. सो कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में हमारा ब्लड ग्रुप का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक सीरोलॉजी. एंड इन 1910 में एडमंड लोकार्ट गिव्स द प्रिंसिपल, जो हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, which is a Locard principle of exchange. means every contact leaves a trace. इन्होंने ये एक वर्ड दिया था. इसको बहुत ही सिंपल वे में एक बार मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी. अगर कोई क्रिमिनल है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है, फॉर एग्जांपल वो किसी भी चेयर पर अगर वो बैठा हुआ है, सो वो वहाँ पर अपने क्लॉथ का फाइबर, उसका हेयर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर छोड़ के जाएगा और वहाँ से कुछ लेकर भी जाएगा. सो फॉरेंसिक साइंस, ओवरऑल फॉरेंसिक साइंस will work on only on evidence, or which evidence play a very important role in forensic science. So हमें उस टेबल से, चेयर से हमारा एविडेंस मिल गया, विच इज़ हेयर एविडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो एडमंड लोकार्ट ने हमें प्रिंसिपल दिया था, लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस इन 1910. ओके, आफ्टर 1930 टू 1940 सेंचुरी में एडवांस इन फायर आर्म एग्जामिनेशन टेक्निक आई थी, बैलिस्टिक्स आया था एंड फॉरेंसिक फोटोग्राफी आई थी. यू नो ना व्हाट इज़ अ फायर आर्म एग्जामिनेशन? हम फायर आर्म का एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल. हम बैलिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. आगे चल के हम स्पेसिफिकली हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. लाइक बैलिस्टिक्स में बहुत सारे फिनोमिनाज आते हैं, बहुत सारी बैलिस्टिक, लाइक इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, टर्मिनल बैलिस्टिक्स, बहुत सारी बैलिस्टिक्स होती है जिस पर पर्टिकुलरली क्या उसका वर्क होता है, सारी चीज़ों को हम बैलिस्टिक्स में पढ़ेंगे. हम फायर आर्म का एग्जामिनेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ये पता लगा सकते हैं कि फायर आर्म से जो बुलेट, हर बुलेट का कैलिबर अलग होता है. सो ये पर्टिकुलरली उस ही वेपन से हमारी बुलेट फायर हुई है, या किसी डिफरेंट बुलेट से, डिफरेंट फायर आर्म से हमारी बुलेट फायर हुई है. यह सारी चीज़ें हम फायर आर्म के एग्जामिनेशन में करते हैं, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स. बैलिस्टिक्स में मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल बैलिस्टिक्स. बहुत अच्छे से डीपली हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे हम बैलिस्टिक के फिनोमिनास को पता लगा सकते हैं. हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस से जो है हमारी गन और हमारा फायर आर्म फायर हुआ है. ओके, एंड फॉरेंसिक फोटोग्राफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में. फोटोग्राफी एक हमारा एविडेंस हो गया है कि फोटोग्राफी
इज़ मस्ट, लाइक क्राइम सीन पर हम गए तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन. ओके, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन. ओके, देन कम्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी, जहाँ पर हमारा डीएनए रिवॉल्यूशन आया. यहाँ पर हमारे डीएनए के टेस्टेज आए, डीएनए फिंगरप्रिंट आई, और डीएनए का यूज़ हमारी फॉरेंसिक साइंस में कैसे आया ये हमने 20th सेंचुरी में जाना था. ओके, इन 1984 में सर एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर की थी हमारी टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट. फर्स्ट अप्लाइड इन 1986 में टू सॉल्व अ यूके मर्डर केस. यूके में एक मर्डर केस हुआ था. विद द हेल्प ऑफ डीएनए एविडेंस जो है ये केस सॉल्व हुआ था. एलेक्स जेफरी इसके फादर है और उन्होंने डिस्कवर की थी डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक में एक ओवरऑल सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स. हमें क्राइम सीन से एक एविडेंस मिलता है. डीएनए हमें कहाँ से मिलता है? ब्लड से मिलेगा, सीमेन से मिलेगा, बॉडी फ्लूइड से हमें डीएनए मिलता है. सो हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट भी करना होता है हमें डीएनए को, क्योंकि ब्लड के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, तो हमें बहुत सारी प्रोसीजर से होके निकलना पड़ता है और एक ब्रॉड प्रोसेस होती है हमारी, एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है डीएनए टेस्टिंग की. वो हम हमारे पर्टिकुलरली डीएनए के सिलेबस में और डीएनए के चैप्टर में और यूनिट में हम अच्छे से उसको कवर करेंगे कि कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे डीएनए की टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद में आफ्टर दैट वी हैव इन 1990th सेंचुरी में वाइड स्प्रेड यूज हुआ था डीएनए प्रोफाइलिंग का. डाटाबेस यहाँ पर बनाया था लाइक कोडीज. यूएसए का एक डाटाबेस है जो कि जिसका नेम है हमारा कोडीज, विच इज़ कोडीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, यूएसए ने एक डाटाबेस बनाया था. कोडीज में हम एक डाटाबेस बनाते हैं लाइक जो भी सस्पेक्ट है जो जेल में है या फिर जिन्होंने कोई भी क्राइम कमिट किया हुआ है और उनका हमारे पास में फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड होता है. अब कोई और क्राइम अगर कमिट हुआ है ना, तो उस क्राइम में जो हमें फिंगरप्रिंट मिला है ना, हम उस फिंगरप्रिंट को टेस्ट करते हैं दैट पर्टिकुलर डाटाबेस ऑफ, जहाँ पर हमारा डाटाबेस है ना फिंगरप्रिंट का, जो हमारे सस्पेक्ट्स के डाटाबेस हमने बना के रखा है फिंगरप्रिंट का, उससे हम हमारे क्राइम सीन से जो मिला हुआ है फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट का, हम उससे उसको मैच कर सके, जिससे कि हम क्राइम को सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है. अगर कोई ऐसा क्राइम सीन है जहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन कमिट कर सकता है, हमारे पास कोई और एविडेंस ही नहीं है, कोई क्लूज नहीं है, कोई पर्सन सस्पिशियस पर्सन नहीं है, सो इस केस में हम मैच करके देखते हैं उसको. ओके, देन कम्स फ्रॉम 20th सेंचुरी, जो कि आज की बात हो रही है. आज की बात में अगर हम करें तो डिजिटल और मॉडर्न फॉरेंसिक इंट्रोड्यूस हुए हैं विच कवर्स डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर क्राइम्स. डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर क्राइम में लाइक जो अभी हमारे वेबसाइट से जो क्राइम्स हो रहे हैं, ईमेल के थ्रू जो क्राइम्स हो रहे हैं, और बहुत सारी हमारे मोबाइल फ़ोन से जो क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्राइम्स है. डिजिटल फॉरेंसिक में हम उन क्राइम्स को पढ़ेंगे, साइबर फॉरेंसिक्स में हम उन क्राइम्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एड ऑन हुई है. साइबर फॉरेंसिक्स जो कि हमारे फॉरेंसिक में एड ऑन हुई है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स. आफ्टर वी हैव अ फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी. इन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में हम हमारे ओवरऑल टिथ की स्टडी करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टिथ्स की स्टडी करते हैं और बहुत सारी डिसीज़ की स्टडी करते हैं. एंड वी हैव अ बाइट मार्क का हम टेस्ट करते हैं, बाइट मार्क का एनालिसिस करते हैं इन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी. बाइट मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, इन द रेप केसेस. सो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू योर डेंटिस्ट्री, योर फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री. ओके, डेंटिस्ट जो वर्क करते हैं ना, विच इज कम्स अंडर योर फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी. आफ्टर we have a forensic anthropology. In forensic anthropology you will study the bones, the height of bones, the overall structure of bones,
व्हाट इज द गेपिंग बिटवीन टू बोन्स, इसकी हेल्प से हम एज और सेक्स का एस्टिमेशन करते हैं और इवन एंसेस्ट्री पता लगाते हैं विद द इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, which I already discussed in my previous video. Okay, and we have a very interesting and very recent techniques, very advanced imaging technique, which is CBCT, 3D reconstruction technique. You know now what is CBCT? CBCT stands for cone beam computed tomography. It's a kind of 3D imaging technique. With the help of this technique, you can deeply understand the landmarks present in between the bones, or it is basically used in a forensic dentistry or in the field of dentist uses this technique. It is just like x-rays and your CT scans, just like your जैसे आपके x-rays होते हैं, CT scans होते हैं ना, ऐसे ही हमारी CBCT कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है. इस यहाँ पर हमें 3D इमेजिंग 3D हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं चीज़ों का. ओके, देन वी हैव AI, artificial intelligence and machine learnings are increasingly used in the field of forensic science. Okay, for fingerprint, facial recognition and predictive crime analysis. कैसे हम AI और machine learning का यूज़ कर रहे हैं हमारे forensic science में for fingerprint identification, like AFIS. You know ना what is AFIS हम पढ़ेंगे in the हमारे QD में, हमारे फिंगरप्रिंट में कि AFIS का कैसे यूज़ होता है. ठीक है, ऐसे ही हम फिंगरप्रिंट को हम फिंगरप्रिंट्स को कंपैरिजन करने के लिए हम हमारे AI सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हम क्रिएट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसकी हेल्प से हम विद इन अ मिनट हम कंपेयर कर पाएँ हमारे फिंगरप्रिंट एनालिसिस को. हम हमारे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे AI सॉफ्टवेयर्स. ओके, और हमने डिस्कस कर ही ली है एडवांस इमेजिंग टेक्निक विच इज़ CBCT. एक्चुअली मैं भी वर्क कर रही हूँ, मेरी PhD में जो मेरा टॉपिक है वो CBCT पर ही है. मैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पर ही अपनी PhD कर रही हूँ राइट नाउ. एंड CBCT मैंने अभी एक रिसेंट टेक्निक है, सो इसको चूज़ किया है. सो ऐसी ही एडवांस टेक्निक को यू हैव टू वर्क और हमें स्टडी करना है, जो कि हमारे फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. So that's it, students, our 2-day lectures on history of a forensic science. In a next lecture we will cover the another topic of forensic science. Okay, thank you so much.